सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था, कुछ की पॉइंट्स को देखे थे, 15 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। तो अगर आप किसी भी मेडिकल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, पैरामेडिकल या फिर किसी भी, अगर आपने कोई भी मेडिकल कोर्स किया है या फिर कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है और ये आपकी बेसिक नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छा लगेगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। 15 क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ष में एक बच्चे को कितनी टीका लगाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष में जब 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसको कितने टीके लगाए गए रहते हैं। तो उसको टीका लगाया गया रहता है, जैसे कि बीसीजी हो गया, हेपेटाइटिस गोली है, वो किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है, इसका सेवन कैसे किया जाता है। जिंक की गोली की बात हो रही है और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ओआरएस के साथ कौन सी गोली दी जाती है। तो ऑप्शन में भी दिया रहता है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, पोटेशियम दिया रहता है और ऐसे दिए रहते हैं। तो वहाँ भी आपको लगाना है कि ओआरएस के साथ, जिसको ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, तो वो उसके साथ भी जिंक की गोली दी जाती है। तो जो जिंक की गोली है वो किस लिए दी जाती है, तो वो है दस्त से बचाव के लिए। किससे? दस्त से बचाव के लिए दिया जाता है। एक जिंक की गोली 1 चम्मच पीने के पानी में या माँ के दूध में घोलकर 14 दिन तक पिलाया जाता है। ठीक है, तो जो जिंक की गोली है वो या तो आप पानी में भी पिला सकते हैं, या जो माँ का दूध है, ब्रेस्ट फीड जो करवा रही है, उसको आप किसी चम्मच में लीजिए, या फिर किसी सक्शन मशीन जो होती है उससे भी सक करवा के क्या कर सकते हैं, आप किसी ग्लास में ले सकते हैं और उसमें 1 चम्मच जो जिंक की गोली आती है उसको मिलाकर पिलाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएनएम के किट में कौन से उपकरण होते हैं, सभी उपकरण का नाम बताइए। तो देखिए, जो एएनएम का किट होता है, एएनएम का एक किट होता है, उसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सब सेंटर पे कौन से किट होते हैं। यहाँ पे एएनएम की बात किया गया है, यहीं कभी कभी सब सेंटर पे भी पूछ लेता है। तो सब सेंटर पूछे या फिर एएनएम पूछे, दोनों बात एक ही है, क्योंकि जो सब सेंटर होता है उसी पे एएनएम की पोस्टिंग होती है और सब सेंटर जो होता है वो 3000 से 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, और एक एएनएम वहाँ पर रहती है। तो बात कर रहा है कि एएनएम किट में कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो आईएफए, मतलब इसको आयरन फॉलिक एसिड हम कहते हैं, कैल्शियम टैबलेट होता है और परिवार नियोजन जो किट होता है वो यहाँ पे शामिल होता है। अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मशीन के अंतर्गत आती हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, जो आयरन और फॉलिक एसिड कैल्शियम टैबलेट होता है ये किसके लिए होता है, तो ये बेसिकली जो होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है। जब 4 मंथ की जो उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, जब कोई भी महिला होती है उसकी 4 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है, तब हम उसको क्या देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करते हैं, मतलब आयरन की गोलियां देना चाहिए। इसमें देखिए, जो आयरन होता है वो 100 mg दिया जाता है और जो फॉलिक एसिड होता है वो 500 mg दिया जाता है, या फिर कहीं कहीं 400 mg भी दिया जाता है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू होता है, कई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें 500 mg है, कई गाइडलाइंस हैं जिसके अनुसार 400 mg है। तो जैसा आप ऑप्शन देखिएगा उसी तरीके से आपको टिक लगाना है। फैमिली प्लानिंग जो किट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग किट में आईयूडी हो गया, जिसको इंट्रायूट्राइन डिवाइस के नाम से जानते हैं, कॉपर टी आता है, 380A ये सब आता है जो कि 10 साल के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं परिवार नियोजन किट के अंतर्गत। गर्भ निरोधक कुछ गोलियाँ भी आती हैं, जैसे कि मालायन हो गया, मालाडी हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या क्या मशीनें आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो है बीपी मशीन आता है। बीपी मशीन वो होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, और अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल जो होता है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। स्टेथोस्कोप होता है जिससे हम क्या देखते हैं कि धड़कनों को देखते हैं, या फिर बच्चे की धड़कन को देखना हो। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर किसी भी बच्चे की धड़कन को देखना है तो आप कहाँ से टेस्ट करेंगे, उसके पल्स को देखना है तो आप कहाँ से देखेंगे, पल्स की बात कर रहे हैं, हार्ट बीट की नहीं। तो पल्स को अगर देखना है तो वो कहाँ से देखा जाता है, तो एपिकल जो होता है बिल्कुल चेस्ट के बगल में होता है, एपिकल के पास से पल्स को देखते हैं। ठीक है, थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर में आप लोग जानते ही हैं कि क्या देखते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, तो अगर उतना आ रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति नॉर्मल है। वजन मशीन होता है वयस्कों के लिए, और वजन मशीन जो होता है बच्चों के लिए भी होता है। तो बच्चों के लिए कौन सा वजन मशीन होगा, जिसमें बच्चे लिटाए जाते हैं। ठीक है, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए इस प्रकार की मशीनें होती हैं जिसमें उनको लिटाकर हम देखते हैं कितने सेंटीमीटर के ये हैं, कितनी इनकी लंबाई है।
और फीटोस्कोप या स्टेथोस्कोप होता है। फीटोस्कोप से क्या देखते हैं, तो बच्चे की धड़कन है उसको देखते हैं, ठीक है। और यमयूसी टेप होता है जिसमें हम तो जो यमयूसी टेप होता है ना, उसको मिड अपर जो एरिया का सरकमफ्रेंस होता है, इसमें हम बेसिकली बच्चे अगर जैसे बच्चों का देखते हैं मिड अपर सरकमफ्रेंस को देखते हैं, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को देखते हैं कि किस लिए ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो इससे अगर हम नाप के देख सकते हैं कि बच्चा कुपोषित है या नहीं, तो इस वजह से ज़्यादातर देखा जाता है। ऊंचाई मापने के लिए स्पेडोमीटर होता है, ये बच्चों के लिए होता है। फंडल टेप होता है। फंडल टेप किस काम में आता है, जैसे कि अगर कोई भी माँ है उसकी प्रेगनेंसी वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उस दौरान क्या किया जाता है कि फंडल टेप से उसकी ऊंचाई को देखा जाता है कि कहाँ तक पहुंचा है। और अगर किसी भी माँ को जैसे कि उसकी डिलीवरी कब होनी है इसका पता लगाना हो कि इसकी डिलीवरी कब होनी है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि फंडल टेप से हम देख सकते हैं कि ऊंचाई कहाँ तक पहुंची है, जैसे कि सिम्फाइसिस प्यूबिस तक और जिफी स्टर्नम तक। तो जिफी स्टर्नम की बात करें तो अगर जिफी स्टर्नम तक चला गया है फंडल हाइट, तो वो 36 वीक में क्या होता है कि फंडल हाइट जिफी स्टर्नम तक चला जाता है। कुछ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। कुछ इस जैसे कि माँ का ये उदर गुहा हो गया, फिर यहाँ पे क्या होता है अम्लाइकल होता है, यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, यहाँ पे जिफी स्टर्नम होता है। तो यही फंडल टेप का हम यही काम करते हैं कि उसी की ऊंचाई को देखने के लिए कि बेबी कहाँ तक पहुँचा है, उससे वीक का पता लगाते हैं कि कितनी वीक की प्रेगनेंसी है। बेसिकली यही काम होता है, ठीक है। और अगर आप लोग को डिटेल्स में जाना है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको भी जान लेते हैं। हीमोग्लोबिनोमीटर होता है डिजिटल पेपर वाला। यूरिन किट होता है जिसमें हम यूरिन को टेस्ट करते हैं। हब कटर होता है। और निश्चय किट होता है। निश्चय किट वो होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी वगैरह का जो होता है इसके बारे में देखा जाता है। मेज पोस्ट होता है। बेड सीट या चादर पर्दा भी होता है। और छाया टैबलेट होता है। और क्या होता है, इसिपल होता है, मालायन होता है, कंडोम होता है, एनफ्लाइसेक्स किट होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि एक एरम किट में होता है या फिर सब सेंटर किट पूछे तो यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीकाकरण में किस प्रकार का आइस पैक उपयोग किया जाता है। तो टीकाकरण जो होता है, जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उसमें किस प्रकार का आइस पैक उपयोग किया जाता है। तो इसमें सेमी फॉर्जन, जिसको हम कह सकते हैं अर्ध मिश्रित जमा हुआ जो आइस पैक होता है, उसका उपयोग करते हैं। तो ये जब जो एनम होती हैं वो लोग आप लोग देखते होंगे एक डिब्बा लेकर आती हैं जिसमें ये आइस पैक रहते हैं। और उसमें अगर पूछे टोटल आइस पैक कितने होते हैं तो 4 आइस पैक होते हैं जो किनारे किनारे उस डिब्बे में लगे हुए रहते हैं और उसी के बीच में वैक्सीन को रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है, जिससे वैक्सीन ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा अपने पहले जन्मदिन के 5 दिन पहले आपके टीकाकरण सत्र पर आता है और टीका के लिए आग्रह करता है, आपके द्वारा कौन सा टीका दिया जाएगा, क्रम से लिखें। मतलब पहले जन्मदिन, मतलब इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो है वो 1 साल का होने वाला है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा टीका देना है ये क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या देंगे, OPV देंगे जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। बेसिकली ये जो होता है ये 2 ड्रॉप्स दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। विटामिन A देंगे, BCG देंगे, MR1 देंगे, JE देंगे, जापानी एन्सेफेलाइटिस जिसको कहते हैं, OPV1, फिर रोटा वायरस का देंगे, FIPV देंगे, PCV देंगे एंड पेंटा देंगे। तो ये हो गया क्रम के अनुसार। इसका मतलब है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की वैक्सीन अभी भी नहीं लगी हुई है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, आपको एक सीक्वेंस से फिर से वैक्सीन उसका स्टार्ट करना है। उसे कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है, जिस वजह से आप इस तरीके से एक सीक्वेंस से उसको वैक्सीनेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओपन वायल पॉलिसी किस वैक्सीन पर लागू होता है, सभी के नाम लिखिए। तो ओपन वायल पॉलिसी जो होता है BCG और MR मतलब होता है मीजल्स रूबेला। तो इस टीके पे तो इस पर ये लागू होता है। जिन वायल की कैप पर VVM होता है, इसका मतलब है कि ओपन वायल पॉलिसी उस पर लागू होता है। अगर आप लोग जो वैक्सीन आती है अगर उसको नहीं देखे होंगे तो एक बार ध्यान से उसके वायल को देखिए। तो BCG और MR का जो वायल रहता है उसमें लिखा रहेगा VVM, तो इसका मतलब है कि ओपन वायल पॉलिसी इस पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट वोमेन में खतरों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो देखिए जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उनमें कौन कौन सा खतरा होता है। सबसे पहले जो खतरा होगा वो अत्यधिक रक्तस्राव जिसको ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं या फिर हेमरेज भी कह सकते हैं। शरीर में खून की कमी जिसको हम एनीमिया कहते हैं। गर्भावस्था या प्रसव पश्चात 1 महीने के अंदर तेज बुखार आना।
ये इसके क्या होते हैं कि खतरे के लक्षण होते हैं। और क्या हो सकता है कि दौरा पड़ना, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द होना, उल्टी आना या पूरे शरीर में सूजन आना, बच्चे का कम घूमना, प्रसव पीड़ा के पहले थैली का फट जाना, ये सब इसके क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, खतरे होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें अगर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जो प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की तरफ इंगित कर रही है। तो ये सब खतरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशु में खतरे के कौन कौन से लक्षण होते हैं, लिखिए। तो नवजात शिशु जो होता है उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, नवजात जब शिशु होगा सबसे पहले आप क्या करवाएंगे, सबसे पहले आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। ब्रेस्ट फीड जो होता है, तो देखिए क्या होता है कि जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसको आधे घंटे के अंदर हम क्या करवाते हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। और जो पहला मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बेबी के लिए। तो हो सकता है कि बच्चा अगर जैसे ही पैदा हो रहा है और माँ का दूध नहीं पी रहा है तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही होगा। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा कि उसको एनजी ट्यूब के थ्रू, जो ट्यूब होती है उसकी थ्रू उसको ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ेगा। उसके अंदर जो डालना पड़ेगा सब कुछ खाने पीने का सामान, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। दौरे पड़ना या ऐठन आना, अब बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, ऐठन आ रहा है, तो भी ये कॉम्प्लिकेशन को इंगित करता है। सांस की गति जो होती है वो 60 प्रति मिनट से ज़्यादा हो रही है, तो भी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा कि सांस लेते समय छाती का धंसना या हलचल नहीं होना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो न्यू बॉर्न में देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदिक बीमारी से बचने के लिए बच्चों का कौन सा टीका दिया जाता है, एक बच्चे के लिए कितनी मात्रा एवं कितनी बार दी जाती है। तो तपेदिक मतलब होता है कि ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए हम कौन सा टीका देते हैं, बीसीजी का देते हैं। और इसके जो होते हैं वो 2 डोज दिए जाते हैं। देखिए, वो वैसे नॉर्मली अगर देखिए तो हम एक ही डोज ही देते हैं जो कि जन्म की तुरंत बाद दिया जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि उसमें रहे कि एक बार, तो सबसे पहले आपको यही लगाना है एक बार, और अगर उसमें 2 बार भी दिया है ऑप्शन में तो उसको भी लगा देना है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली देखिए तो बीसीजी का जो टीका होता है जन्म के बाद 1 डोज दिया जाता है, लेकिन कभी कभी 2 डोज भी दिया जाता है। कब कब दिया जाता है ये भी बात करते हैं। तो 0 से 28 दिन के बीच, ठीक है, 0 से 28 दिन के बीच जो होता है हम 0.05 ml देते हैं। 28 दिन से 12 माह पूर्ण होने तक बच्चे को 0.1 ml दिया जाता है। अगर जैसे कि नहीं लगा है इस दौरान तब हम देंगे। इसका 1 डोज ही होता है और 1 साल के अंदर ही देना होता है, ठीक है। तो इसका जो डोज होता है वो एक ही होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ही डोज देना रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कुछ कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से 2 डोज देना पड़ता है। बाकी अगर ऑप्शन में 1 डोज है तो आपको 1 डोज ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण के मुख्य 4 संदेश कौन से हैं, क्रम से लिखें। तो टीकाकरण जो होता है इम्यूनाइजेशन, जिसके 4 संदेश कौन कौन से हैं उनको लिखना है, ठीक है। पहला है कि कौन सी वैक्सीन दी गई है और किस रोग से बचाव करती है, पहला ये संदेश होता है। दूसरा होता है कि कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं और इनका कैसे निदान करना है। नेक्स्ट है कि अगले दिन के लिए कब और कहाँ आना है, और क्या होता है कि टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें जिसे अगले टीकाकरण के समय साथ लाएं और यात्रा के दौरान साथ रखें। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको बेसिकली ध्यान है कि सघन मिशन इंद्रधनुष किन क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। सघन मिशन इंद्रधनुष जो होता है वो किन क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। तो वो जो किया जाता है वो दुर्गम क्षेत्रों में VPD सस्पेक्टेड बच्चे जिस क्षेत्र में मिले हों या उस क्षेत्र के बच्चे जिन्होंने पिछले 3 माह से छूट जा रहे हों। मतलब कहने का मतलब ये है कि सघन मिशन जो इंद्रधनुष होता है वो ऐसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, जैसे हिली एरिया की बात करें वहाँ पे, या फिर कुछ स्लम एरिया होता है झुग्गी झोपड़ियों का, जो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि वैक्सीनेशन से बच जाते हैं। मतलब उनको वहाँ तक वैक्सीनेशन नहीं पहुँच पाता है, या फिर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पहुँचना मुश्किल रहता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, या फिर 3 माह से बात कर रहा है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं कोई ऐसा एरिया है, स्लम एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इतना ज़्यादा बाढ़ आ चुका है वहाँ पे कि वहाँ पे किसी भी हेल्थ वर्कर का वहाँ पे जाकर वैक्सीनेशन करना संभव ना हो। तो ऐसे क्षेत्रों में जब वहाँ के एरियाज़ ठीक हो जाते हैं तो वहाँ पे सघन मिशन इंद्रधनुष को लागू किया जाता है, जिसकी वजह से कि जितने भी वैक्सीनेशन छूटे हैं बच्चों को वो लग जाएँ। तो इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, इस वजह से वहाँ पे लागू किया जाता है, ठीक है।
सघन मिशन इंद्रधनुष एवं नियमित टीकाकरण में क्या अंतर होता है? तो देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष छूटे हुए जो बच्चों के लिए करते हैं, जबकि नियमित टीकाकरण प्रत्येक महीने के निर्धारित इनको करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे भी जो भी कुछ कंडीशन की वजह से अगर वो छूट जाते हैं बच्चे टीकाकरण के लिए, तो वहाँ पे सघन मिशन इंद्रधनुष लागू किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हाँ, यहाँ के बच्चे छूट चुके हैं तो इन्हें एक एक बच्चे को वैक्सीनेशन देना है। और जो नियमित टीकाकरण होता है तो वहाँ हर एक महीने पे आकर जो एएनएम होती हैं वो क्या करती हैं, केंद्र पर बैठती हैं और बच्चों का टीकाकरण करती हैं। तो नियमित हो गया ये टीकाकरण और सघन मिशन इंद्रधनुष में ये अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन के अस्थायी साधन एवं अस्थायी साधन क्या हैं, नाम बताएं। तो देखिए, जो परिवार नियोजन होता है, जिसको हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं या फिर कंट्रासेप्टिव मेथड का इसमें यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है? तो महिला एवं पुरुष नस्लबंदी जो होता है वो एक अस्थायी साधन होता है। इसका मतलब है कि ये परमानेंट मेथड है। तो अगर महिला है तो उसमें ट्यूबेक्टॉमी किया जाता है, उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें किया जाता है, और अगर मेल है तो उसमें वैसेक्टॉमी किया जाता है, जिसकी वैस होती हैं उनको कट करके सर्जरी किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक परमानेंट मेथड होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये किसी भी बार बार चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कुछ भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे मालायन, छाया, ये सब यूज करें। और अस्थायी मतलब ये टेम्परेरी मेथड जो होता है वो क्या क्या होते हैं? मालायन हो गया, छाया हो गया, अंतरा हो गया। अंतरा के इंजेक्शन आते हैं जो कि 3 महीने के लिए प्रोटेक्टिव का काम करते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता रहता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, अंतरा इंजेक्शन अगर आप लगवाती हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कहीं पे भी जाकर सब सेंटर पे भी लगवाती हैं, कहीं पे भी, तो आपके खाते में पैसे भी सरकार भेजती है। तो अच्छी बातें ये रहती हैं कि आप लोगों को ये सब जो मेथड होते हैं इनका यूज करना चाहिए, ना कि ऐसे ही बच्चे को पैदा करते रहें, तो जिसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन ख़राब आ जाती हैं, फिर आप एबॉर्शन करवाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए ये परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है ये लागू किया जाता है और इसको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ये माला जो छाया होता है ये एक टैबलेट फॉर्म में आता है। कंडोम जो होता है इसको बैरियर मेथड के नाम से जानते हैं, ये मेल द्वारा यूज़ किया जाता है। वहीं डायफ्राम जो होता है वो एक महिला के लिए होता है, तो इसको महिला द्वारा यूज़ किया जाता है। और 6 घंटे बाद, जब सेक्सुअल एक्टिविटी के 6 घंटे बाद इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घर पर सुरक्षित प्रसव के लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो ये अगर आपकी डिलीवरी घर पे हो रही है, किसी भी कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो घर पर अगर प्रसव हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक स्वच्छ स्थान सिलेक्ट करना चाहिए और वातावरण जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ऐसे एनवायरनमेंट का भी सिलेक्शन करना चाहिए। स्वच्छ ब्लेड मतलब होता है जो चीरा लगाने का होता है, ब्लेड का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें जंग लगे हुए हैं या फिर हाइजीनिक तरीके से नहीं साफ़ है, उसमें पहले से ही कीटाणु उपस्थित हों, फिर जब वो आपकी ब्लड के कंटेंट में आएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रह सकता है। नाल बांधने के लिए स्वच्छ धागा का यूज करना चाहिए, और नाल मतलब होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। नवजात शिशु के लिए स्वच्छ वस्त्र, पहले से ही प्रॉपर एक वस्त्र का इंतजाम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेबी आउट हो गया, डिलीवरी उसकी हो गई, फिर आप कपड़ा खोज रही हैं, हाँ कहाँ पे कपड़ा है, कहाँ पे कपड़ा है। तो उसके लिए पहले ही प्रॉपर अच्छे तरीके से एक अच्छा साफ वस्त्र ढूंढ लेना चाहिए। प्रशिक्षित दाई, जो भी दाई करवा रही है, जैसे कि गांव में होता है, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनको नहीं पता रहता है, वो ऐसे ही डिलीवरी उनको करवाने के लिए बुला लिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिनके पास नॉलेज हो उन्हीं से डिलीवरी करवानी चाहिए, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। ज़्यादातर प्रेफर यही करना चाहिए कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, वो मोस्ट बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ड्यू लिस्ट एवं सर्वे रजिस्टर में क्या अंतर होता है। तो ये सब बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आई होप पता भी होगा पहले से, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ड्यू लिस्ट एवं सर्वे रजिस्टर में क्या अंतर होता है। ड्यू लिस्ट में सभी बच्चे एवं गर्भवती की सूची होती है जिनका आयोजित सत्र के दिन टीका पड़ना है। सर्वे रजिस्टर में क्या होता है, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के आवंटित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार की उपस्थिति, गर्भवती महिला, योग दंपति एवं 0 से 5 साल के बच्चे की सूची होती है। तो ये होता है ड्यू लिस्ट एवं सर्वे रजिस्टर। मतलब ड्यू लिस्ट में सभी गर्भवती की सूची रहती है जिनका आयोजन किया रहता है कि सत्र के दिन टीका इनको लगना है, तो ड्यू लिस्ट ये होता है। लेकिन जो सर्वे रजिस्टर होता है इसमें सभी बच्चे जो हो गए और परिवार नियोजन के बारे में जितनी महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, लैक्टेटिव मदर हैं, उन सब का रिकॉर्ड इसमें होता है, तो वो होता है एक सर्वे रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
एनाफ्लैक्सिस किट में क्या क्या होता है? तो एनाफ्लैक्सिस किट में क्या होता है? तो फर्स्ट है कि 3 MP आर्डलेरिन होता है, डोज का विवरण होता है और इंसुलिन या एडी सिरिंज होती है। तो एनाफ्लैक्सिस किट में ये 3 चीज़ें उपस्थित रहती हैं और कुछ नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमसीपी जो कार्ड होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो एमसीपी बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो काफ़ी इजी है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको शायद भूलेगा नहीं। तो एमसीपी का फुल फॉर्म मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको भूलेगा नहीं और ये नंबर आपको दिला के जाएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा और अच्छी बात है कि आपको नंबर भी दिला रहा है और क्वेश्चन भी ईजी है। तो ऐसा ना हो कि आप ईजी क्वेश्चन को छोड़ दें, तो ये काफ़ी बेकार होगा। हार्ड क्वेश्चन को छोड़ें तो वो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो काफ़ी आपके लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको हिंदी में देखें तो मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि आरसीएच का पूरा नाम लिखें। तो आरसीएच का जो पूरा नाम होता है उसको रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के नाम से जानते हैं। इसके कार्यक्रम भी बहुत सारे चलाए गए, जैसे 2002 में चलाया गया, तो ये सब भी हम लोग देखते हैं। VHSND का फुल फॉर्म क्या है? तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे। इसको हम हिंदी में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो VHSND का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो आज से आपको बताना है कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीडी का फुल फॉर्म होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है एनसीडी का फुल फॉर्म होता है। जो आरसीएच है, आरसीएच में कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट में कौन सी जानकारी लेते हैं? तो आरसीएच के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले भाग में क्या होता है कि योग्य दंपत्ति की सूचना होती है। जो एलिजिबल कपल होते हैं, मतलब 15 से 45 साल की एज के जो कपल्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड में क्या होता है कि गर्भवती का पूर्ण विवरण होता है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें क्या कंडीशन है, कैसा क्या है, उनमें एक एक फीमेल का अच्छे तरीके से विवरण होता है। थर्ड में क्या होता है कि बच्चों के टीकाकरण के संबंधित सारी जानकारियाँ होती हैं। तो ये होता है आरसीएच के 3 पार्ट्स कुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य केंद्र पर कौन से रजिस्टर होते हैं, सभी के नाम लिखें। तो देखिए स्वास्थ्य केंद्र मतलब उपकेंद्र सब सेंटर पे कौन कौन से रजिस्टर रखे जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको 4 रजिस्टर दे देगा और उसमें से पूछेगा कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो सब सेंटर पे नहीं रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको लगाना रहता है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो देखिए कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। तो उपस्थित पंजिका रहती है, ओपीडी रजिस्टर होता है, एएनसी जाँच रजिस्टर मतलब एंटीनेटल केयर की जाँच रजिस्टर होता है, स्टॉक जितने भी आए रहते हैं वो सारे होते हैं। इंडेंट रजिस्टर मतलब आप कौन से स्टॉक को मंगा रही हैं उसमें इंडेंट करना रहता है, तो वो इंडेंट रजिस्टर होता है। निरीक्षण पंजिका होता है और शिकायत पंजिका भी होता है। तो ये कुल 7 रजिस्टर होते हैं जो स्वास्थ्य केंद्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किस वैक्सीन पर वीवीएम नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जिसपे वीवीएम नहीं होता है, सारी वैक्सीन्स पर वीवीएम लिखा रहता है। अच्छा वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीवीएम का फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या होता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं। निमोनिया आप जैसा कि जानते हैं कि एक श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियां हैं। तो अगर श्वसन तंत्र में संबंधित बीमारियां हैं तो इसका मतलब है कि खांसी बढ़ेगा, तेज़ी से सांस लेते समय छाती का धंसना, तो ये सब क्रिटिकल कंडीशन आएंगी। अगर सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं तो उसमें यही सब होता है, खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं निमोनिया के लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचारी रोग एवं गैर संचारी रोग से परिभाषित करिए। तो आपको ये पता ही होगा संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो वो किसी भी थ्रू हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया या फिर कोरोना को आप देख सकते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर। कैंसर ऐसी बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। वहीं अगर हम बात करें कोरोना की, टीबी की या फिर हैंसन डिजीज जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, ये सब बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियमित टीकाकरण में लाल और काला थैला का उपयोग क्या है। ये मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बायोहैज़र्ड की बात नहीं कर रही हूँ, कचरा निस्तारण की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ नियमित टीकाकरण की बात कर रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जो थैले का सत्र स्थल पर होने वाले कचरे के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन लाल बैग में खतरे वाली चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे चुभने की, काटने की संभावना होती है, लेकिन काला बैग में सामान्य चीज़ों को रखा जाता है। देखिए जो हॉस्पिटल कचरा निस्तारण विधि होती है उसमें
लाल रंग उसमें जो चुभने और कटने वाली चीज़ें रहती हैं वो किस में डाला जाता है, वो वाइट वाले में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है नियमित टीकाकरण की, तो नियमित टीकाकरण में लाल बैग होता है और एक काला बैग होता है। यहाँ पे 2 ही बैग होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 5 बैग होते हैं, जिसमें कि काला होता है, वाइट होता है और फिर येलो होता है, रेड होता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे नियमित टीकाकरण में 2 ही होते हैं, जिसमें कि लाल वाले में सारे जो जितने भी इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, जितने भी ऐसे वैसे सामान हैं, शार्प चीज़ें हैं, सब उसको हम लाल बैग में डालेंगे। और जो काला है उसमें जैसे कि बिस्किट की पॉलीथीन हो गई, मतलब जिसमें कम्युनिकेबल चीज़ें ना हो, नॉर्मल ऐसे कचरा हो, उसको हम काले बैग में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतिरक्षण एवं संपूर्ण प्रतिरक्षण को परिभाषित करें। तो पूर्ण प्रतिरक्षण क्या होता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु में सभी लक्षित टीका से प्रतिरक्षित बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित कहा जाता है। संपूर्ण प्रतिरक्षण क्या होता है कि जन्म से 2 तक सभी लक्षित, मतलब 2 वर्ष तक सभी लक्षित टीका से प्रतिरक्षित बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित कहा जाता है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे कि अगर 1 वर्ष का बच्चा है, उसको सारे टीकाकरण लगे हुए हैं, तो उसको हम पूर्ण प्रतिरक्षण के नाम से जानते हैं, मतलब इसको कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हुआ है। वहीं अगर 2 साल का बच्चा है और 2 साल में जितने भी आते हैं टीकाकरण, वो सारे उस बच्चे को लगे हुए हैं, तो उसको हम संपूर्ण प्रतिरक्षण के नाम से जानते हैं। ये होता है दोनों में अंतर। याद रखेंगे, 1 साल का बच्चा है और उसको जितने भी 1 साल के अंतर्गत टीकाकरण लगते हैं, जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अनुसार जितने भी टीकाकरण लगते हैं, उसको सब कुछ लगे हुए हैं, तो वो पूर्ण प्रतिरक्षण कहलाएगा। और वहीं अगर 2 साल का बच्चा हो गया है और जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार जितने टीके होते हैं, उसको सारे टीके लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण प्रतिरक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीका से दूसरे टीका में कितने दिन का अंतर होना चाहिए। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि 28 दिन का या 4 वीक का जो अंतर होता है वो होना चाहिए। यही क्वेश्चन घुमा के भी कुछ पूछ लेता है कि अगर गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगा है आज इतनी तारीख को, तो अगला टीटी का इंजेक्शन जो है उसे कब लगेगा। तो उसमें आपको जोड़कर बताना रहेगा कि 1 महीने का आप गैप कर देंगे, फिर उसके बाद उसको लगेगा। या फिर ऐसा भी वीक में भी दिया रहता है कि अगर टीटी का इंजेक्शन इतने वीक पे लगा है, तो फिर नेक्स्ट टीका जो है उसे कब लगेगा। तो 4 वीक के गैप के बाद लगता है। कोई भी इंजेक्शन होता है, अगर एक लगा रहता है तो 4 वीक का अंतर उसमें होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न टीका का देने का रूट, साइट एवं कोड बताएं। तो जैसे कि जो टीके होते हैं वो कौन कौन से किस किस रूट में लगते हैं उनको बताना है। देखिए, BCG जो होता है 15 डिग्री पर लगता है, इसको हम इंट्राडर्मल लगाते हैं, लेफ्ट आर्म में लगाते हैं। अपर आर्म में ही सारे टीके लगते हैं, कोई भी लोअर आर्म में नहीं लगता। अच्छा, अपर आर्म का मतलब पता है आपको? लोअर आर्म मतलब यहाँ से लग रहा है, अपर आर्म मतलब ऊपर की साइड लग रहा है। तो यहाँ पे जब टीके लग रहे हैं तो उसको हम अपर आर्म के नाम से जानते हैं। तो BCG का जो टीका है 15 डिग्री पर लगता है। पेंटावैलेंट का जो टीका है वो इंट्रामस्कुलर, जिसको हम IM कहते हैं, लेफ्ट थाई पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। PCV का टीका इंट्रामस्कुलर लगता है और राइट थाई पे ये भी लगता है, ये भी 90 डिग्री पर लगता है। FIP जो है वो इंट्राडर्मल लगता है, राइट आर्म पे लगता है, 15 डिग्री पर लगता है। DPT का टीका इंट्रामस्कुलर लगता है, लेफ्ट थाई पे लगता है और 90 डिग्री एंगल पर इसको हम लगाते हैं। वहीं बात करें MR की, तो देखिए MR जो होता है वो सबक्यूटेनियस लगता है, 45 डिग्री पर लगता है, राइट आर्म पे लगता है। JE का जो टीका है इंट्रामस्कुलर लगता है, लेफ्ट थाई पर लगता है और 90 डिग्री एंगल पर लगता है। TD का जो टीका है वो इंट्रामस्कुलर लगता है, लेफ्ट आर्म पे लगता है, 90 डिग्री पर लगता है। OPV ओरल माउथ होता है, ये 60 डिग्री कोई एंगल नहीं होता, मतलब इसको पिलाने की, ये ओरली दिया जाता है, तो पिलाने का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। देखिए, बहुत कम ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो पिलाने का रूट होता है वो किस एंगल से पिलाया जाता है, तो 60 डिग्री आपको लगाना है। बाकी यही पूछा जाता है कि OPV का जो टीका है वो किस रूट से देते हैं, IM IV ऐसा दिया रहता है, तो उसमें आपको लगाना है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब इसमें ओरली पिलाते हैं। सेम वैसे RVV भी होता है, इसको भी ओरल ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खसरे के संदिग्ध मरीज को विटामिन ए की कितनी मात्रा दी जाती है। तो अगर देखिए 9 माह से 11 माह, मतलब जैसे देखिए अगर 1 साल से कम का बच्चा है, बस इतना ही आपको याद करना है कि 1 साल से कम का बच्चा है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है, 2 साल का हो गया है, तो उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। 1 साल से कम है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 1 साल से ऊपर है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बस इतना ही आपको याद करना है। पूरा नाम बताएं। तो फुल फॉर्म है यहाँ पे HBNC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर।
HbA1c का फुल फॉर्म क्या होता है? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। IFA का फुल फॉर्म होगा आयरन फॉलिक एसिड। FA का फुल फॉर्म होगा फॉलिक एसिड। ANC का फुल फॉर्म होगा एंटीनेटल केयर। PCV का होगा न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। मैंने क्या बताया था आपको? अभी आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, PCV IPV इन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ना। तो इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है की पॉइंट्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। RVV जो होता है वो रोटा वायरस वैक्सीन होता है। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। AVD का फुल फॉर्म क्या होगा? अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरेड। LMP का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। EDD का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एनम का एक्चुअली नर्स एंड मिडवाइफ। तो एनम का तो फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप वही कोर्स कर रही हैं और आपको ना पता हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि खसरा रुबेला की पहचान एवं लक्षण क्या है? तो देखिए, खसरा क्या होता है? किसी भी उम्र के व्यक्ति को जिसे बुखार एवं पूरे शरीर में घमौरी वाला लाल दाना होना खसरे के मुख्य लक्षण है, ठीक है। तो खसरा क्या होता है? खसरा किसी भी उम्र के व्यक्ति को जिसे बुखार हो या फिर उसके पूरे शरीर पे घमौरियाँ हों, लाल दाने हों, तो उसको हम खसरा के नाम से जानते हैं। रुबेला क्या होता है? रुबेला होता है आमतौर पर बच्चों में होने वाली बीमारी है, परंतु गर्भावस्था के शुरुआती में इसका संक्रमण होने पर स्वतः गर्भपात, भूड, मृत्यु, जन्म एवं बच्चे में गंभीर जन्मजात दोष हो जाते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, जो भी मैं चीज़ें फुल फॉर्म बताई हुई हूँ और जो एंगल बताई हुई हूँ, तो वो आई होप आप लोग को लग रहा होगा मैं जल्दी बता दी हूँ। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी चीज़ों को पढ़ा दी हूँ। अब अगर आपको लगता है कि आपको लिख लेना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद वो सारी चीज़ें उतार लीजिए अपने नोटबुक में उतारेंगे तो इसका ही फ़ायदा रहेगा, आपको बार बार वीडियो नहीं खोजना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि आप फिर याद कर सकते हैं, और नहीं भी उतारना चाहते हैं, आपका माइंड अगर अच्छा है, मतलब आपको ऐसे वीडियो से याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, 2 की स्पीड पे देख सकते हैं। एक बार अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो दोबारा आपको 2 की स्पीड में ही देखना पड़ेगा। 20 मिनट की वीडियो है तो वो आपको 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जैसा आप कंफर्ट फील करें, एज योर विश। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंतर्गत कितनी तरह की बैठक की जाती है? सभी के नाम लिखें। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो होता है उसमें कुल 5 प्रकार की जो बैठक हैं वो की जाती हैं। जैसे कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की बैठक हो गया नंबर 1, दूसरा हो गया सेक्टर बैठक, तीसरा हो गया AAA बैठक, चौथा हो गया VHSNC बैठक, VHSNC बैठक, VHSNC बैठक, और 5वां जो हो गया सास बहू सम्मेलन। तो ये सारी बैठक होते हैं जो कि एक सब सेंटर पे किए जाने चाहिए, और एक हेल्थ एजुकेशन के लिए भी किया जाना चाहिए, परिवार नियोजन के बारे में भी किया जाता है। बहुत सारे बैठक होते हैं जो वहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, किशोरियों के लिए हेल्थ एजुकेशन हो गया, परिवार नियोजन के लिए हेल्थ एजुकेशन हो गया। तो ऐसे सारे बैठक जो होते हैं वो सब सेंटर पे किए जाते हैं। मेनली जो काम होता है ना एएनएम का, वो हेल्थ एजुकेशन देना ही होता है, क्योंकि वो गाँव में सब लोग प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से एजुकेटेड नहीं रहते हैं, उनको एजुकेशन देने के लिए ही बैठकें की जाती हैं। सो आई होप आप लोग देखिए, MCH केयर का मूल्यांकन किया जाता है। तो MCH जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है? तो उसका जो मूल्यांकन है मातृ मृत्यु के द्वारा किया जाता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में शामिल है। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? वो है मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है। तो कितनी ऊर्जा है जो दी जाती है? तो गर्भावस्था में 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा दी जाती है। वहीं प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी और गर्भावस्था दोनों एक ही है। लैक्टेटिव मदर की बात करें, जब वो स्तनपान करवाती है तो वहाँ पे 500 किलो कैलोरी दी जाती है, ठीक है। नॉर्मली जो दिया जाता है 2200 दिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान वही चीज़ें 2500 हो जाती हैं, और जब लैक्टेटिंग मदर होती है तो वो 2700 किलो कैलोरी उसको देना रहता है। MCH सेवा कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। तो MCH जो सेवा प्रदान किया जाता है वो RMNCH+A पर दिया जाता है। माँ को रोज़ाना आयरन और फोलिक
एसिड की गोलियां दी जाती हैं, कितनी दी जाती हैं? तो आयरन जो होता है वो 100 mg दिया जाता है और जो फॉलिक एसिड की गोलियां हैं वो 500 mg दिया जाता है। भारत में MMR का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में MMR का मुख्य कारण रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग है और संक्रमण है। इन्फेक्शन की वजह से माता की मृत्यु ज़्यादा होती है। भारत में NMR के सबसे आम कारण क्या हैं? तो देखो NMR का मतलब होता है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो इसकी वजह से मतलब बच्चे सबसे ज़्यादा किस वजह से मरते हैं? तो प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ बेबी। देखिए, जब जो बच्चे होते हैं 37 वीक से पहले ही उनका जन्म हो जाता है और वो अपनी जो पूरी प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट नहीं किए रहते हैं, 8वें महीने में जन्म हो जा रहा है, 7वें महीने में बच्चा पैदा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा मरते हैं। और अगर लो बर्थ वेट बेबी मतलब 2500 से कम उनका वज़न है तो भी उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो ये है बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण इंडिया में। भारत में USMR के सबसे आम कारण क्या हैं? अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट मतलब जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो किस वजह से ज़्यादा मरते हैं? तो वो निमोनिया की वजह से ज़्यादा मरते हैं। मातृ मृत्यु दर MMR को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो MMR की जो गणना की जाती है वो 1 लाख जन पर की जाती है। बात कर रहा है कि मातृ मृत्यु दर के भाजक क्या हैं? तो जीवित जन्मों की कुल संख्या। इसका मतलब है कि ऊपर लिखा जाता है जीवित जन्मों की संख्या, उसके बाद नीचे लिखा जाता है उनको विभाजित किया जाता है, गुणे 1 लाख किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है। एक वर्ष में कितने बच्चे जीवित हुए, तो इस वजह से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, EDD की गणना की जाती है। तो EDD जो है की गणना LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे होता है। मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आया है उसमें 9 माह और 7 दिन को जब जोड़ते हैं तो EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब डिलीवरी की डेट क्या रहने वाली है ये पता चलता है। WHO के अनुसार कुल प्रसव यात्रा कितनी करनी चाहिए? तो WHO के अनुसार जो प्रसव पूर्व यात्रा है मतलब जब अभी माँ प्रेग्नेंट है, एंटीनेटल केयर जो किया जाता है वो कितना होना चाहिए? तो वो 4 विजिट करनी चाहिए। माँ द्वारा महसूस की जाने वाली पहली भ्रूण की गति को जाना जाता है तो वो जो होता है उसको हिंदी में हम स्पंदन कहते हैं या फिर क्विकनिंग कहते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैल्शियम के लिए दैनिक अनुशासित RDA है प्रतिदिन। तो मतलब प्रेगनेंसी है या फिर लैक्टेटिव मदर है तो उसको कैल्शियम कितना लेना चाहिए? तो 1200 मिलीग्राम होता है। वैसे 1000 से 1500 हम लिख सकते हैं लेकिन एवरेज में जो आता है वो 1200 आता है। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की पुष्टि तब होती है जब हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। तो गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान अगर हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो 11 ग्राम प्रति DL से कम है तो इसका मतलब है कि वो महिला एनीमिक है। भारत में IMR की उच्चतम दर क्या है? तो भारत में जो IMR मतलब इन्फेंट मॉर्टिलिटी है वो उसकी दर कितनी है? तो 25.799 है। अकॉर्डिंग टू WHO 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 25.799 है। भारत में NMR मतलब न्यूनेटल मॉर्टिलिटी रेट कितना है? तो 18 है। वो भी WHO के अनुसार 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है। भारत में उच्चतम अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट कितना है? तो वो 29 है अकॉर्डिंग टू WHO 2024। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, कि कितना है, 29 है, किस में कितना है, ये याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक समुदाय में स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक है। तो शिशु मृत्यु दर से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये समुदाय कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं हैं कि नहीं। अगर शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे वो समुदाय काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी डेवलप एरिया है वहाँ पे। और अगर शिशु मृत्यु दर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो डेवलप एरिया ज़्यादा नहीं है, स्लम्स एरिया है, वहाँ पे विकास नाम की चीज़ नहीं है। देखिए, शिशु मृत्यु दर कब होगा? जब प्रॉपर महिला को आयरन, फॉलिक एसिड ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी या फिर इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। अब जब आसपास सफाई रहेगा तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो उसको प्रॉपर खाने के लिए मिलेगा। तो इस वजह से हम देख सकते हैं शिशु मृत्यु दर से हम देखते हैं। भारत में लो बर्थ वेट बेबी बच्चे का वजन का मतलब कम होता है किससे? मतलब लो बर्थ वेट बेबी हम कब कहते हैं? तो 2.5 kg से अगर बच्चा कम का रहता है तो हम उसको लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। और 2.5 से जो 3 kg होता है उसको हम एक नॉर्मल बच्चे के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर एक चीज़ें और हैं, अगर
महिला को मधुमेह हुआ है, डायबिटिक की पेशेंट है वो, तो उसका जो बच्चा होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा वज़न का रहता है, तो 4.5 किलो ऐसे सब रहता है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की खुराक कितनी होनी चाहिए? तो 500 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। फॉलिक एसिड जो होता है वो 500 mg देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कुल वज़न बढ़ता है। कुल वज़न कितना बढ़ता है? तो 11 किलोग्राम बढ़ता है। पहले ट्राइमेस्टर में 1 kg बढ़ता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg बढ़ता है। समय से पहले जन्म वाले बच्चे को इंगित करते हैं, तो 37 सप्ताह से पहले अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको हम प्रीनेटल बेबी के नाम से जानते हैं। देखिए, आशा द्वारा पोस्ट विजिट की जाती है, तो आशा द्वारा जो विजिट की जाती है वो कुल कितनी विजिट की जाती है? तो कुल 6 विजिट की जाती है। जैसे कि 30वें दिन करना है, 7वें दिन करना है, 14वें दिन मतलब दूसरे वीक में करना है, फिर तीसरे वीक में करना है, फिर 4th वीक में करना है, फिर 42वें दिन पे करना है, मतलब 6 वीक पे करना है। और 6 वीक आप जानते हैं कि जन्म से जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद जो 42 दिन का समय होता है उसको हम प्यूपेरियम के स्टेज के नाम से जानते हैं। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त दैनिक आयरन की आवश्यकता होती है। कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? तो 30 से 35 mg पर डे ज़रूरत होती है। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 60 ग्राम पर डे जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के पहले तिमाही में वजन कितना बढ़ता है? मैंने बता ही दिया, 1 किलोग्राम बढ़ता है। होम डिलीवरी के दौरान उपयोग किए जाने वाले 3C हैं, तो 3C मतलब होता है क्लीन सरफेस, क्लीन अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लीन हैंड, तो साफ़ सतह, साफ नाल और साफ हाथ, ये 3C का हमें उपयोग करना चाहिए। 5 और 7 क्लीन को प्रसव के दौरान या संभावना जो कम करने के लिए लागू किया जाता है वो क्या है? मतलब 5C और 7C जो क्लीन किया जाता है प्रसव के दौरान वो किस चीज़ को कम करने के लिए किया जाता है? तो वो जननांग में संक्रमण ना हो और न्यूनेट को जो है वो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन मतलब टिटनस ना हो, तो ये ज़्यादा कंडीशन रहते हैं जब जन्म हो जाता है। अगर क्लीन नहीं रखा जाता सब कुछ, पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं उनको क्लीन नहीं रखेंगे आप, तो जो जेनाइटल इन्फेक्शन हो जाता है माँ को, उससे बचाव के लिए, और जो बच्चा होता है उसको टेटनस का खतरा रहता है, इससे बचाव के लिए हम करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो जन्म के आधे घंटे के भीतर स्टार्ट कर देना चाहिए। कब स्टार्ट करना चाहिए? जन्म के आधे घंटे के भीतर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, अगर ऑपरेशन हुआ है, तो 4 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देना चाहिए। गर्भवती महिला में प्रसव पूर्व रक्तस्राव का सबसे आम कारण क्या है? तो एक गर्भवती जो महिला है उसमें प्रसव पूर्व रक्तस्राव का सबसे आम कारण जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया रहता है। बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर और प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक खून बहने को क्या कहते हैं? तो प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, इसको हम PPH के नाम से जानते हैं। प्रसव पूर्व रक्तस्राव वाली महिला में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? जैसे कि कोई महिला है और अगर प्रेगनेंसी है, वो मतलब प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या हो रहा है कि उसकी डिलीवरी नहीं हुई है बच्चे की, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जन्म के पहले ही बच्चे की ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, जो 2 फिंगर डाल के वेजाइना के थ्रू एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसको नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप उसे करेंगे ना तो काफ़ी और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो उसे बचाव के लिए किया जाता है। प्रसव के तुरंत बाद PPH का सबसे आम कारण क्या होता है? तो एटॉनिक यूट्रस, मतलब जो यूट्रस होता है ना वो अच्छे तरीके से, एटॉनिक यूट्रस की वजह से ये क्या होता है कि PPH होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। या फिर देखिए जैसे यूट्रस में ना कुछ प्लेसेंटा की चीज़ें जो होती हैं वो जब आप क्लीन करते हैं यूट्रस को तो वहाँ पे छूट जाती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि PPH होता है। बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन सबसे मोस्ट कारण एटॉनिक यूट्रस होता है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव में खून की कमी की कुल मात्रा अधिक होती है, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी महिला है, उसमें कितनी ब्लीडिंग होगी तब हम जानेंगे कि हाँ ये PPH की कंडीशन है। तो 500 ml से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम रखेंगे कि ये महिला जो है उसको PPH की कंडीशन है। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml, और अगर जैसे कि सिजेरियन सेक्शन होता है तो वहाँ पे 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो उसको हम PPH की कंडीशन में रखते हैं। PDF नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, वहाँ से इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा वाले रोगी की आकलन करते समय नर्स नैदानिक प्रस्तुति की अपेक्षा करेगी।
अगर कोई भी ऐसी महिला है जिसको एब्रेप्सिया प्लेसेंटा है, तो वो उसका जब आकलन किया जाएगा तो ऐसा क्या स्थिति उसमें बनता है जो कि हमें पता चलता है कि हाँ, इस महिला को एब्रेप्सिया प्लेसेंटा की कंडीशन है। तो देखिए, वेजाइना से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये एब्रेप्सिया प्लेसेंटा की कहानी है। प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सिया प्लेसेंटा दो चीज़ें होती हैं जो कि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए दवा कौन सी होती है। तो एक्लेम्सिया, जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है, मैग्नीशियम सल्फेट ही दिया जाता है एक्लेम्सिया के प्रबंधन में। ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है ये क्वेश्चन। और देखिए, इसमें जब एक्लेम्सिया की कंडीशन आती है तो प्रोटीन यूरिया एडिमा और जो महिला होती है उसको कन्वल्जन आते हैं, दौरे आते हैं, उस दौरान हम कह सकते हैं कि एक्लेम्सिया हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि एक्लेम्सिया होता है तो उसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, और वही प्री एक्लेम्सिया का अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि पहले अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो उसको हम प्री एक्लेम्सिया कहेंगे, लेकिन जब उसी में दौरे भी आने लगते हैं तो उसको हम एक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मितली की स्थिति में गर्भवती महिला को आयरन देना चाहिए। तो अगर किसी भी महिला को वोमिटिंग जैसे उसको वोमिटिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको आयरन की जो गोलियां हैं वो कब देनी चाहिए। तो उसको जो आयरन की गोलियां हैं वो भोजन के बाद देनी चाहिए। देखिए, जो आयरन की गोलियां होती हैं ना, वो ऐसे नॉर्मली देखें तो सुबह के टाइम पे खाली पेट आयरन की गोलियां लेनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि डॉक्टर लोग जो होते हैं ना वो बताते हैं कि रात में सोते समय लेना चाहिए आयरन की गोलियां, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह खाली पेट लेना चाहिए, तो उसका जो एब्जॉर्बेशन होता है, उसका पाचन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से रहता है, क्योंकि रात में पेट ऑलरेडी खाली रहता है। तो जो हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है वो आमाशय में बना रहता है। तो हम जब आयरन को लेते हैं तो उसका एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छे तरीके से, उसका अवशोषण होता है। वैसे देखिए क्या होता है कि ना, अगर कोई भी आयरन ले रहा है और वो विटामिन C के साथ ले रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से उसका एब्जॉर्बेशन हो जाता है। नहीं तो लोगों को हम सुनते हैं कि कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आयरन की गोली लेने के बाद रहती है। तो वो जब भोजन के बाद लेते हैं ना, तो इस वजह से ये कंडीशन बनती है। तो इस वजह से क्या करना है कि भोजन के पहले ही लेना है अगर नॉर्मल है, और अगर महिला है उसको वोमिटिंग की कंडीशन है तो उसके बाद भोजन के बाद लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम क्या होना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा अच्छा होता है। तो वॉकिंग करना चाहिए। जो महिला होती है उसको बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और अगर कोई भी महिला ऐसी है जिम वगैरह पहले करती थी तो उसको जिम वगैरह छोड़ देना चाहिए। कोई भी हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। हैवी वर्क करने से क्या होता है कि जो बेबी होता है वो उसका एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो हैवी वर्क नहीं करना है, बल्कि आपको नॉर्मली वॉक करना है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होते हैं, वो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो उसकी पोजीशन को दिखा देगा, वो एक्सरसाइजें करनी है। बाकी किसी भी तरीके के भारी भरकम सामान को भी नहीं उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है। तो प्रसूति जो नियोजन दिवस है कब मनाया जाता है। तो महीने की हर चौथे गुरुवार को प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है। PMSMA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PMSMA का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये कब स्टार्ट किया गया था। तो ये जो है 9 जून 2016 में स्टार्ट किया गया था। अच्छा, लेबर रूम का कोई टेम्परेचर पूछे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेबर रूम का टेम्परेचर अगर कोई पूछता है आपसे तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर ऑप्शन में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, तो लेबर रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि कोल्ड बाथ, अगर किसी को कोल्ड बाथ करवा रहे हैं आप तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसमें कोल्ड बाथ में 18 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए टेम्परेचर जो पानी का होता है वो। प्रश्नोत्तर से आप क्या समझते हैं बच्चे के जन्म के बाद का समय।
तो देखिए प्रसवोत्तर मतलब प्रसवोत्तर जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल इंग्लिश में कहते हैं। तो पोस्ट नेटल का मतलब होता है कि बच्चे का जन्म हो चुका है, और अगर यहीं बात करें प्री नेटल की तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी अवस्था में है महिला। तो जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो थर्मामीटर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम मरकरी ग्लासिकल क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोजल थर्मामीटर। किस नाम से जानते हैं? डिस्पोजल थर्मामीटर, ठीक है, डिस्पोजल थर्मामीटर को जानते हैं। और चौथा जो है उसको हम टेम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो है उसको हम टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि मरकरी ग्लासिकल थर्मामीटर क्या होता है। तो देखिए जो तो ओरल जो मरकरी थर्मामीटर है, ओरल मरकरी जो थर्मामीटर है इसकी बात करने वाले हैं। एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ये जो होता है इसका जो बल्ब होता है ये पतला होता है, लंबा होता है तथा ब्लैक एंड वाइट कलर में रहता है। तो ओरल जो मरकरी थर्मामीटर होता है इसका बल्ब पतला होता है, लंबा होता है और ब्लैक और वाइट में होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर अभी मैं दिखा दूँगी लास्ट में कि कौन कौन से थर्मामीटर कैसे होते हैं। इनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 से कितना होता है? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ लेता है कि जो थर्मामीटर होता है वो कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में रहता है। और वहीं बात करें फ़ारेनहाइट में तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। दूसरा जो आता है वो क्या है कि रेक्टल थर्मामीटर। तो रेक्टल थर्मामीटर जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो बल्ब होता है मोटा होगा, और बल्ब और जो इसका बल्ब होता है मोटा तथा छोटा रहेगा, और कांच रंगीन होता है। बल्ब और कांच जो होता है वो रंगीन होता है तथा पीछे से थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। तो पीछे से ये थोड़ा चौड़ा होता है। तो इस तरीके का ये होता है। अब देखिए बात करते हैं कि हम डिस्पोजल थर्मामीटर किस तरीके से रहता है। तो डिस्पोजल थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर होता है जिसको हम एक बार यूज करते हैं उसके बाद फेंक देते हैं, तो वो होता है डिस्पोजल थर्मामीटर। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर ये क्या होता है? तो इसमें हम कान के पास से क्या देखते हैं कि टेम्परेचर को देखते हैं, 2 से 3 मिनट तक हम लगाकर देखते हैं। वहीं टेम्पोरल थर्मामीटर की बात करें तो टेम्पोरल जो थर्मामीटर होता है वहाँ पे हम फॉरहेड से लेते हैं। फॉरहेड से जो टेम्परेचर लेते हैं उसको हम टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि रेक्टल जो थर्मामीटर होता है, देखिए इंसर्ट करने की भी बात आती है। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो रेक्टल जो थर्मामीटर है इसको इंसर्ट करने की बात आती है ना। तो रेक्टल जो इंसर्ट होता है वो अगर एडल्ट है तो उसमें हम कितना इंसर्ट करते हैं? तो 1.5 इंच इंसर्ट करते हैं। और वहीं अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड में हम कितना करेंगे? देखिए अगर एडल्ट है कोई तो उसमें हम 1.5 इंच करेंगे, और अगर कोई चाइल्ड है तो उसके अंदर 1 इंच रेक्टम में इंसर्ट करके टेम्परेचर को देखते हैं। और अगर वहीं कोई इन्फेंट है तो कितना करेंगे? तो हाफ इंच करेंगे, 1/2 मतलब हाफ इंच हम उसका करेंगे, ठीक है। तो ये होता है लेने की प्रक्रिया। और अगर हम ओरल ले रहे हैं तो 2 मिनट तक जीभ के नीचे जो पेशेंट होता है रखते हैं, और अगर कोई पेशेंट कुछ ठंडा गर्म खाया है तो 15 मिनट बाद लेते हैं। जो एक्जिला साइट होती है तो एक्जिला साइट में हम कहाँ कैसे लेते हैं? तो 5 मिनट तक एक्जिला में रख के हम लेते हैं। और रेक्टल जो साइट होता है वो सबसे विश्वसनीय माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे विश्वसनीय माना जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कितने साइट होते हैं जहाँ से हम टेम्परेचर को लेते हैं, तो कॉमन साइट कौन सा है? तो 3 साइट कॉमन होते हैं, जो कि होता है कि एक्जिला, ओरल और रेक्टल। तो रेक्टल जो होता है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है, और ओरल का हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर बेबी छोटा रहता है, 1 साल से कम उम्र का रहता है, तो उसमें हम ओरल नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो जो थर्मामीटर होता है उसको अपने मुंह में ले लेगा, जिसकी वजह से उसके मुंह में मरकरी चला जाएगा। तो इस वजह से हम इन्फेंट का नहीं लेते हैं, ओरल से बच्चों का नहीं लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है ना, न्यू बॉर्न में बात करें तो 36.5 से 36.5 से 37.5 तक न्यू बॉर्न का टेम्परेचर रहता है। वहीं एडल्ट की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 हम कह सकते हैं। ओल्ड एज में बात करें तो ओल्ड एज में जो होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस कॉमन माना जाता है, ठीक है। और क्या होता है?
टेम्परेचर से आज रिलेटेड पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो थर्मामीटर टेम्परेचर रेंज होता है उसको हमने बता ही दिया। एक्जिला का जो टेम्परेचर होता है, एक्जिला का जो होता है ना, वहाँ पे जैसे 97.6 होता है, 36.4 डिग्री सेल्सियस या फिर हम कह सकते हैं। और जो ओरल होता है वहाँ पे 98, मतलब ओरल में अगर हम लेने जाएंगे तो वही टेम्परेचर एक ही व्यक्ति का बता रहे हैं तो 98.6 आएगा। वहीं अगर हम रेक्टल से लेने जा रहे हैं, कहाँ से लेने जा रहे हैं, रेक्टल से लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कितना आएगा, तो 99.6 आएगा। मतलब आप वेरिएशन देख सकते हैं एक्जिला से और रेक्टम में अगर पूछे कि कितने का टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब कितना अंतर देखने को मिलता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर देखने को मिलता है या फिर 1 डिग्री सेल्सियस का भी अंतर देखने को मिलता है। और अगर एक्जिला से और ओरल से पूछे, ठीक है, सॉरी, अगर एक्जिला से और ओरल से पूछे तो 1 डिग्री का देखने को मिलता है, और अगर ओरल से रेक्टल में पूछे तो 1 डिग्री का देखने को मिलता है। मतलब एक्जिला और रेक्टल में 2 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट की पॉइंट है कि भोजन पकाने की विधि। तो भोजन पकाने की विधि कितनी होती है? भोजन पकाने की जो विधि है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। नंबर 1 है उबालना। उबालना जो उबालते कितने डिग्री सेल्सियस पे हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम भोजन को उबालते हैं तो मतलब भोजन पकाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये उबालना हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ जाता है एएनएम की परीक्षाओं में। सिमरिंग मतलब होता है खदखदाना। कोई भी मतलब भोज्य पदार्थ जब बना रहे हैं तो सिमरिंग मतलब होता है खदखदाना। और इसमें क्या होता है कि इसमें 84 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भोजन को पकाया जाता है और इसमें मांस, मछली, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब को पकाया जाता है। वही बात करने वाले हैं कि रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग मतलब होता है भुनना। तो भुनना, तो इसमें भुनने में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी हम बालों में सामान, जैसे कि दाना वगैरह होता है ना, चावल को भूनते हैं तो वो दाना बन जाता है। उसी तरीके से हम चने को भूनते हैं, चने को भून के खाते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली तवे पे या फिर कढ़ाई में ही हम लोग क्या करते हैं, भूनते हैं, या फिर बालों में भूनते हैं, या फिर बालों में नहीं भी भूनते हैं। तो वो जो भूनने की प्रक्रिया होती है उसको हम रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में भुनना नहीं पूछेगा, एग्जाम में रोस्टिंग ही देता है। नेक्स्ट क्या है कि सिझाना। सिझाना मतलब होता है स्टीविंग। स्टीविंग कितने पे करते हैं? तो 80 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टीविंग की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट होता है कि फ्राइंग। मतलब फ्राइंग मतलब क्या होता है? तलना। फ्राइंग मतलब क्या होगा? फ्राइंग मतलब होगा तलना। तलने की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो इसमें हम कोई भी जैसे कि पूड़ी वगैरह तलते हैं, तो अगर ये सब पूछे तो फ्राइंग की कैटेगरी में आए। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है वो फ्राइंग है। फ्राइंग आपने देख ही लिया, फ्राइंग मतलब तलना, जैसे पूड़ी वगैरह हो गया। और स्टीमिंग जो है मतलब भाप में, इडली में उबालना, सॉरी इडली में नहीं, भाप में। स्टीमिंग मतलब होता है भाप की द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ को पकाना। जैसे आप लोगों ने इडली बनाया होगा, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब नीचे पानी रख दिया जाता है, ऊपर कोई बर्तन रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर उस सामान को खाने वाले, जैसे गुजिया भी नहीं, गुजिया तो नहीं बनता है, ऐसे फरा बनता है ना। तो फरा को क्या करते हैं कि ऊपर ऐसे नीचे पानी रख देते हैं बर्तन में, फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा बर्तन रख देंगे जिससे भाप जाता रहे, फिर उसके ऊपर फरे को रख देंगे। तो इस तरीके से जो होता है, तो पूछा जाता है कि इडली अगर बन रहा है तो वो किस प्रक्रिया से बनेगा, तो स्टीमिंग उसमें आंसर होगा। नेक्स्ट होता है वाष्प की दबाव से भी पकाना। तो ये 7वीं प्रक्रिया होती है। 7 प्रक्रियाएँ कुछ होती हैं खाने पकाने की। अच्छा, टेम्परेचर से हम लोग एक चीज़ और रिलेटेड चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि फ़ीवर की बात करने वाले हैं। क्या? फ़ीवर की बात हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, फ़ीवर जो होता है वो लो पायरेक्सिया, मतलब जो लो पायरेक्सिया होगा, पायरेक्सिया जो होगा उसमें 99 से 100 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। मॉडरेट अगर करें, जो फ़ीवर है वो मॉडरेट, मतलब पायरेक्सिया जो हुआ है वो मॉडरेट में है, तो 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर रहेगा। अगर हाई है तो 103 से 105 डिग्री तक रहेगा। वहीं बात करें हाइपर पायरेक्सिया की, हाइपर पायरेक्सिया कभी कभी पूछ लेता है, तो अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन देखी जाती है पेशेंट में। तो इसी तरीके से और एक चीज़ होता है कि सोर्स ऑफ हीटलेस। तो इन सबको मैं लिख के बताऊंगी, ठीक है, तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ऐसे ही की पॉइंट हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है।